Hi guys and welcome to Study IQ. Study IQ launches a pen drive course for KVS exam यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड DSSB एग्जाम. पेन ड्राइव परचेस करने के लिए आप बात कर सकते हैं 9580048004 पे या फिर www.studyiq.in पे जाके. वहां पे आपको टॉपिक्स की डिटेल मिल जाएगी, कौन कौन से टॉपिक्स जो है कवर्ड हैं एंड व्हाट अबाउट द वैलिडिटी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेन ड्राइव डेमो वीडियो. Today we will discuss what is learning and its theories. Learning is the act of acquiring new information or modify and reinforcing existing knowledge, behavior, skill, value or preferences and may involve sensitizing different type of informations. लर्निंग यानी अधिगम क्या है? अधिगम के अंदर हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं और जो हमारे पास पहले से ही पूर्व ज्ञान होता है उसके अंदर हम अपने नए ज्ञान को जोड़ते हैं और अपना बिहेवियर जो हमारा होता है उसको हम एक नए रूप से मॉडिफाई करते हैं, जिससे कि हम अपनी सारी पुरानी और नई इंफॉर्मेशंस को इस तरह से जोड़े कि हम सोसाइटी में एडजस्ट कर सकें. अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग. लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर वेरियस हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड दैट आर नेसेसरी टू मीट द डिमांड ऑफ लाइफ इन जनरल. कि मैंने उन हैबिट्स को, उस ज्ञान को प्राप्त किया जो कि मेरे जीवन काल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण था और उससे मेरे जीवन में नई नई चीज़ें जुड़ने लगी और मेरा जीवन में वृद्धि विकास होने लगा. एक और डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. टू लर्न इज टू मॉडिफाई बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस. कि इन्होंने बोला कि लर्निंग जो है वो अपना बिहेवियर मॉडिफाई करना और अपने एक्सपीरियंस को और एड ऑन करना लर्निंग कहलाता है. टाइप ऑफ लर्निंग. अधिगम कितने प्रकार से होता है? सबसे पहला आता है मेरा विजुअल. यू कैन लर्न वेल व्हेन एडेड बाय इमेजेस, पिक्चर्स एंड स्पेक्ट्रल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एलिमेंट. कि अगर मैंने बच्चों को अधिगम क्रिया करवाते समय मैंने उनको बहुत सारे चित्र दिखाए और उनको बहुत सारी वीडियोस दिखाई तो बच्चा जो है उसको ज़्यादा अच्छे से याद कर लेगा, क्योंकि कुछ बच्चों में ऐसा पोटेंशियल पाया जाता है कि अगर उनको एक बार हम कोई भी चीज़ दिखा देते हैं तो वो उनको लंबे समय तक याद रहती है. इसके बाद मेरा सेकंड आता है ऑडिटरी. व्हेन चाइल्ड लर्न एडेड बाय म्यूजिक, साउंड्स, रिदम, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. जैसे कि आप सबको पता होगा प्राइमरी क्लासेस में हम बच्चों को म्यूजिक और रिदम और राइम्स वगैरह हम उनको ज़्यादा कराते हैं, जिससे कि बच्चा जो है वो पूर्व कविताओं के साथ जुड़ करके अपनी जो लर्निंग है उसको इन्हेंस करता है. और प्राइमरी क्लासेस में ही टीचर्स जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को कोरस में बुलवाती है, जिससे कि जब बच्चे कोरस में बोलते हैं तो जिन बच्चों को वो चीज़ नहीं बोलनी आती है वो भी बाकी बच्चों को सुनकर बोलना सीख जाते हैं. अब आती है मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. लर्निंग इज पर्पसफुल. कि कोई भी लर्निंग है वो हमेशा पर्पसफुल होगी, यानी कि हर लर्निंग का कोई ना कोई एक पर्पस होता है. सेकंड, लर्निंग इज एक्टिव. यानी हम लर्निंग की क्रिया तभी कर सकते हैं जब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट, लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल. यानी कि जो अधिगम की क्रिया है वो एक मनुष्य के साथ भी संभव है और अनेक मनुष्यों के साथ भी संभव है. यानी कि मैं एक बच्चे को पढ़ाऊंगी तो भी अधिगम का क्रिया होगी और अगर मैं पूरी क्लास को एक ही चीज इकट्ठे पढ़ाऊंगी तो भी अधिगम क्रिया होगी. लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट. अधिगम जो है वो वातावरण का ही एक हिस्सा है कि हम जब वातावरण के साथ संबंध में आते हैं तो हम खुद से ही बहुत सारी चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट आता है लर्निंग इज ग्रोथ.
अधिगम जो है वो वृद्धि है। नेक्स्ट आता है लर्निंग इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंसेस, कि मेरा जो एक्सपीरियंसेस है या मेरे जो पुराने और नए ज्ञान है उनसे भी मेरी लर्निंग होती है और उनको एक रूप में एकत्रित करके मैं अपने नए एक्सपीरियंस से कोई भी समस्या का समाधान निकाल सकती हूँ। लर्निंग इज यूनिवर्सल, लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल है, सिर्फ ह्यूमंस नहीं, एनिमल्स सब में ही लर्निंग किसी ना किसी रूप से चलती रहती है। लर्निंग बाय डूइंग, हम बहुत सी क्रियाएं जो है उनको कर कर सीखते हैं। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लर्निंग की क्रिया जो है वो तब तक चलती है जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं। ऐसा नहीं है मैंने स्कूल कंप्लीट किया, मैंने कॉलेज कंप्लीट किया तो मेरी लर्निंग खत्म हो गई। लर्निंग जो है वो केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, सब में समय अनुसार एंड ऑफ द स्टेज तक चलती रहती है। अब इसके बाद हम एक थ्योरी डिस्कस करेंगे जो कि है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने दी थी, जिसके अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने एक कैट को एक केज के अंदर बंद कर दिया था। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैट है, इसको एक केज के अंदर बंद कर दिया था और उस कैट के केज के बाहर अ पीस ऑफ फिश रख दिया था, जिसकी स्मेल जो थी वो कंटिन्यूसली कैट को मोटिवेट कर रही थी कि वो बाहर आए और फिश को खा ले। एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट ऑन कैट इन द पजल is widely known and often quoted in psychology of learning. The experimental setup was very simple. A hungry cat was confined in a puzzle box, and outside the box, a dish of food was kept. The cat in the box had to pull a string to come out of the box. अब जो केज था जिसके अंदर कैट को बंद किया गया था वो ऐसा केज था जो कि कैट खुद ही खोल सकती थी बाय मैनिपुलेटिंग द लैच, और उसके बाहर उन्होंने फिश को इसलिए रखा था कि अगर फिश की स्मेल कैट को मोटिवेट नहीं करेगी तो वो बाहर आने के लिए इतने प्रयास नहीं करेगी। और इसके लिए थॉर्नडाइक ने सबसे पहले क्या किया, कैट को जब पजल बॉक्स में रखा तो उसको एक लंबे समय तक भूखा रखा कि अगर कैट भूखी नहीं होगी तो वो इतने एफर्ट्स बाहर आने के लिए नहीं करेगी। आगे डिस्कस करते हैं। द कैट इन द बॉक्स मेड सेवरल रैंडम मूवमेंट्स, उसने बहुत सारे रैंडम मूवमेंट्स किए, जंपिंग, डैशिंग, रनिंग टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स। द कैट एट लास्ट सक्सीड इन पुलिंग द स्ट्रिंग, वो जब इतने प्रयास कर रही थी बाहर आने के लिए तो अचानक ही उसका पैर उस स्ट्रिंग पर पड़ा, जिस पर पड़ने से पजल बॉक्स का दरवाजा खुल गया एंड द कैट केम आउट एंड एट द फूड, और उसने बाहर आकर इमीडिएटली फूड को खा लिया। ही प्रॉम्प्टली पुट द कैट इन नेक्स्ट ट्रायल। अब यहाँ पर थॉर्नडाइक ने दोबारा से कैट को उसी केज में बंद किया। अब क्या था, द कैट अगेन gave a lot of fantastic behavior but it soon succeed in pulling the string. अब जब कैट ने फर्स्ट टाइम पे जो एफर्ट्स किए थे, जो टाइम लिया था, सेकेंड टाइम पे उसने उतना टाइम नहीं लिया, वो इमीडिएटली केज में गई और उसने सबसे पहले उस स्ट्रिंग को ढूंढा और वो बाहर आ गई। इट रिपीटेड फॉर सेवरल टाइम, और थॉर्नडाइक ने इसी एक्सपेरिमेंट को कई बार किया ये देखने के लिए कि हर बार जो कैट है वो कितना टाइम लेती है केज से बाहर आने के लिए। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या प्रोसेस ऑफ लर्निंग हुई इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है मेरा ड्राइव। इन द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट ड्राइव वाज हंगर। अगर कैट भूखी नहीं होती, कैट का पहले से ही मैं उसको बहुत सारा खाना खिला के केज में बंद करती तो वो एक आध बार केज से बाहर आने की कोशिश करती,
पर उसके बाद वो थक कर बैठ जाती। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी खाना खा चुकी थी, उसको फूड की नीड नहीं थी। हेयर फूड वर्क एज अ मोटिवेशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैट के केज के बाहर अ पीस ऑफ फिश रखा गया था, जिसकी स्मेल जो थी वो कैट को बाहर आने के लिए मोटिवेट कर रही थी। सेकंड आ जाता है मेरा गोल, टू गेट द फूड बाय गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कैट का जो गोल था वो ये था कि वो किसी तरह केज से बाहर जाए और अपना फूड खा ले। थर्ड ब्लॉक, द कैट वॉज कन्फाइंड इन द बॉक्स विद अ क्लोजर डोर, कि जो उसका ब्लॉक था, यानी जो उसको उसके और फिश के बीच में जो एक बैरियर था वो क्या था? वो एक दरवाजा था जिसको वो खोलना चाहती थी। अब आ जाता है हमारा फोर्थ, दैट इज रैंडम मूवमेंट, द कैट persistently try to get out the box, कि वो इतने सारे जो रैंडम मूवमेंट्स कर रही थी, यानी जो वो एफर्ट्स कर रही थी, वो सारे एफर्ट्स वो इसीलिए कर रही थी कि वो किसी तरह बॉक्स से बाहर आए और अपना फूड इमीडिएटली खत्म करे। इसके बाद फिफ्थ, चांस सक्सेस, जिसमें उसको चांसली सक्सेस मिली थी, वो ये था कि उन सब रैंडम मूवमेंट्स को करते समय The cat by chance succeeded in opening the door, कि वो जो इतने एफर्ट्स कर रही थी, उन्हीं एफर्ट्स में एक बार कैट का जो पैर था वो उस स्ट्रिंग पर पड़ा और दरवाजा खुल गया, जिससे कि वो बाहर आ गई। नेक्स्ट सिलेक्शन, ग्रेजुअली द कैट रिकॉग्नाइज द करेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ लैच। अब जो इतने सारे एफर्ट्स थे उनमें से अब उसने करेक्ट एफर्ट्स को अलग किया और जो फॉल्स एफर्ट्स थे उनको अलग किया, और उसने केवल करेक्ट एफर्ट्स को ही अपने दिमाग में रखा कि लैच जो है, यानी जो स्ट्रिंग है, उसी को ही प्रेस करने पर डोर जो है वो ओपन होगा। नेक्स्ट फिक्सेशन, फिक्सेशन के अंदर at last the cat learned the proper way to open the door by eliminating all the incorrect responses and fixing the only right response। इसके अंदर जब हमने दोबारा कैट को केज के अंदर डाला तो उसने पहले से कम टाइम लिया। क्यों? क्योंकि वो जो इनकरेक्ट एरर्स थे उनको ऑलरेडी अपने दिमाग से निकाल चुकी थी और केवल करेक्ट एरर्स को ही उसने अपने दिमाग में रखा था, जिससे कि जब ये थ्योरी बार बार थ्रॉन्डाइक ने एक्सपेरिमेंट की गई तो ये पाया गया कि फर्स्ट टाइम पे जितना टाइम लिया गया था हर एक ट्रायल में, हर एक एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट से कैट ने कम ही टाइम लिया, क्योंकि उसको स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना आ गया था। अब आता है हमारा थ्रॉन्डाइक लॉ ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। दिस लॉ रेफर्स दैट लर्निंग टेक प्लेस ओनली व्हेन द टीचर प्रिपेयर द चाइल्ड टू लर्न। इसके अंदर थ्रॉन्डाइक ने बोला कि एक टीचर जो है वो तभी लर्निंग की क्रिया क्लास में करा सकती है जब वो बच्चों को पहले रेडी करे, यानी कि ये जो यहाँ पे बच्चों को रेडी करना है, दैट इज लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस के अंदर अगर बच्चा जो है वो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगा अपनी लर्निंग के लिए, तो वो किसी भी रूप से लर्निंग नहीं करेगा। इट इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ टीचर टू मोटिवेट अ चाइल्ड टू लिसन एंड टू पार्टिसिपेट whatever his teacher wants to teach। इसके बाद मेरा सेकेंड लॉ आता है, दैट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दिस लॉ एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ प्रैक्टिस इन लर्निंग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लर्निंग बिकम्स एफिशिएंट थ्रू प्रैक्टिस और एक्सरसाइज। कि अब जो है टीचर को बच्चों को चैप्टर पढ़ाने के बाद उनको खुद से प्रैक्टिस करने देना चाहिए, जिससे कि वो प्रैक्टिस करें, ट्रायल्स करें और अपने एरर्स को वो खुद ही सर्च आउट करें। यानी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट गोज वेरी वेल विद दिस लॉ। दिस लॉ splits into two law, that is law of use and law of disuse।
If a child achieve in his goal, then this law becomes the law of use. अगर बच्चा अचीव नहीं करता, सक्सीड नहीं हो पाता, then this law becomes the law of disuse. अब जो ये थर्ड लॉ है, that is law of effect, it is important of Thorndike law, which states that when a connection between stimulus and response is accompanied by satisfying state, its strength is increased. On the other hand, when a connection is accompanied by an annoying state of affair, its strength is reduced or weakened. अब जो है, अगर बच्चे ने एफर्ट्स किए और एफर्ट्स करने के बाद जो उसका रिजल्ट निकला वो उसके फेवर में निकला, तो ये जो था वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक सेटिस्फैक्टरी कनेक्शन बन जाएगा. अगर जो है बच्चे ने एफर्ट्स करने के बाद भी वो अपने टास्क को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो ये जो मेरा इफेक्ट होगा वो मेरा जो है वो अनसेटिस्फैक्टरी इफेक्ट होगा, जो कि बच्चे को एक डाउनवर्ड ले जाएगा, यानी अंडर एस्टिमेट भी कर देगा कि बच्चे ने एफर्ट्स किए पर उसका रिजल्ट उसको निकल कर नहीं आया. यानी कि जो कैट है अगर वो बार बार एफर्ट्स करती रहती और इन दी एंड उसका पैर जो है वो स्ट्रिंग पर ना पड़ता और वो थक कर बैठ जाती, तो ये एक अनसेटिस्फैक्टरी स्टिमुलस हो जाता. यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट में जो अनसेटिस्फैक्टरी स्टिमुलस है ये वो बन जाता. पर अचानक ही कैट का जो पैर था वो लैच पर पड़ गया था, स्ट्रिंग पर पड़ गया था, जिस कारण ये एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट बन गया. अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. व्हाइल टीचिंग, it is the first duty of a teacher that she need to ready child physically and mentally before starting learning process. कि जब भी बच्चा क्लास में आता है टीचर को उसको मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से एक्टिव करना है, और उनको एक्टिव करने के लिए वो उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर सकती है, जैसे ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, पोएम एट्सेट्रा, जिससे कि बच्चे अपने आप को मोटिवेट कर सके और वो क्लास में होने वाली लर्निंग प्रोसेसिंग में इक्वली पार्टिसिपेट कर सके. और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टफुल रहता है इन प्राइमरी क्लासेस, क्योंकि इन प्राइमरी क्लासेस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू मेक रेडी हर स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग प्रोसेस. Then she start the lesson by using active learning process. टीचर को एक्टिव लर्निंग प्रोसेस के साथ बच्चों को मोटिवेट करने के बाद चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए. उसमें उनको बच्चों को भी उतना ही पार्टिसिपेट कराना चाहिए जितना कि टीचर खुद पार्टिसिपेट कर रही है. और आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर टीचर शुड गिव सम एक्सरसाइज टू स्टूडेंट विच दे डू देमसेल्फ विदाउट एनी असिस्टेंस. और उसके बाद टीचर को बच्चों को कुछ ऐसी एक्सरसाइज देनी चाहिए जो कि बच्चे खुद कर सकें, वो अपने ट्रायल्स करें, अपने एरर्स निकालें और अपनी अचीवमेंट को गेन करें. अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. विच लर्निंग इज परमानेंट? रॉट लर्निंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग और सीइंग. लर्निंग वो परमानेंट होती है जो कि समझ कर की जाती है. नेक्स्ट, स्कूल लर्निंग बिगिंस विद लाइब्रेरी, क्राउड, कॉन्टैक्ट और ऑडियो विजुअल एड्स. आंसर इज कॉन्टैक्ट. जब हम किसी के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हम वो एक्टिविटीज़ भी उनसे सीखते हैं जो हमें नहीं आती, या हम उनके पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को, पॉजिटिव नेचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वी ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दी सेम. क्वेश्चन नंबर थर्ड. The propounder of learning theory trial and error is Kohler, Thorndike, Pavlov, Skinner. Answer is Thorndike.